13 मार्च 1909 बेलफास्ट आयरलैंड में शुरुआत होती है एक शिप को बनाने की। इस शिप को बनाया जा रहा होता है एक कंपनी जिसका नाम होता है हारलैंड एंड वुल्फ द्वारा, जो कि ये डिज़ाइन कर रहे होते हैं एक ब्रिटिश शिपिंग कंपनी वाइट स्टार लाइंस के लिए। इस जहाज़ को बनाने का मकसद होता है दुनिया का सबसे लग्जूरियस जहाज़ बनाना, जिसमें कंफर्ट की कोई कमी ना हो। इस शिप को बनाने में $7.5 मिलियन का खर्चा होता है, जो देखा जाए तो आज के ज़माने में $300 मिलियन के करीब है। 31 मार्च 1912 को बनके ये तैयार हो जाता है और ये उस वक्त का सबसे महंगा जहाज़ होता है और इसका नाम रखा जाता है RMS टाइटैनिक, जिसको दी अनसिंकेबल शिप के नाम से इंट्रोड्यूस करा जाता है वाइट स्टार लाइंस द्वारा। आइए जानते हैं कैसे RMS टाइटैनिक मैनकाइंड का सबसे बड़ा ब्लंडर बनता है। 10 अप्रैल 1912 RMS टाइटैनिक अपने पहले सफ़र पर निकलता है। यह जहाज़ साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जा रहा होता है। इस जहाज़ में टोटल 2200 लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, जिसमें कुछ एक्टर्स, बिजनेसमैन, डॉक्टर और इमिग्रेंट्स भी शामिल होते हैं। इमिग्रेंट्स ज़्यादातर बेहतर लाइफस्टाइल के लिए न्यूयॉर्क जा रहे होते हैं। 62 ईयर ओल्ड सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ के हाथ में इस जहाज़ की कमान होती है। इस जहाज़ को लेकर पैसेंजर्स, मीडिया और बाकी लोगों के अंदर बहुत उत्साह होता है। और उत्साह हो भी क्यों ना, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी शिप होने के साथ साथ RMS टाइटैनिक किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं थी। टाइटैनिक के अंदर बार्बर शॉप, 2 ग्रैंड स्टेयर्स, हीटेड स्विमिंग पूल, जिम जैसी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल थी। लेकिन पहले सफ़र पर निकलने के 2 दिन बाद 12 अप्रैल 1912 RMS टाइटैनिक को पहली आइस वार्निंग मिलने लगती है, क्योंकि टाइटैनिक जिस अटलांटिक ओशन पर तैरकर न्यूयॉर्क जा रहा था उसमें बर्फ़ के बड़े आइसबर्ग मौजूद थे। तो ये देखते हुए कैप्टन स्मिथ 2 बार टाइटैनिक की दिशा बदलते हैं, लेकिन स्पीड अभी भी कम नहीं करते। यह जहाज़ 40 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड के साथ न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ रहा था। और 2 दिन के बाद फिर 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को एक आइस वार्निंग मिलती है, लेकिन कैप्टन स्मिथ और उनका क्रू इसे भी इग्नोर कर देते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ ही घंटे बाद रात हो जाती है। रात के समय चांद बाहर नहीं निकला होता और काफ़ी अंधेरा होता है और ठंड भी बहुत हो रही होती है। क्रोनेस्ट के अंदर अपनी ड्यूटी दे रहे होते हैं फ्रेडरिक फ्लीट। क्रोनेस्ट एक लुकअप पॉइंट की तरह होता है जिससे सामने आने वाली चीज़ों पर नज़र रखी जाती है। रात के 11:39 पर फ्रेडरिक को एक बड़ा आइसबर्ग दिखाई देता है और फिर वो जल्दी से बेल बजाते हैं ताकि ऑफिसर्स बेल सुन ले, और फिर वो फ़ोन कर ऑफिसर्स को कहते हैं कि सामने एक आइसबर्ग है, जल्दी से जहाज़ को मोड़ो। फर्स्ट ऑफिसर विलियम मर्डॉक इस इंस्ट्रक्शन को सुनते ही इंजीनियर रूम को कहते हैं कि जहाज़ को लेफ़्ट डायरेक्शन में मोड़ दो, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत लेट हो गया होता है और 11:40 पर जहाज़ आइसबर्ग से टकरा जाता है। जिस आइसबर्ग से टाइटैनिक टकराता है वह कोई छोटा आइसबर्ग नहीं होता। उसकी लेंथ 200 बाय 400 फीट होती है और हाइट टाइटैनिक से भी बड़ी होती है। आइसबर्ग से टाइटैनिक का टकराव फ्रंट राइट साइड से होता है, जो बो के पास होती है। बो आप फोटो में देख सकते हो क्या होता है। शिप के फ्रंट को बो कहते हैं, बो के ऊपर के एरिया को स्टर्न कहते हैं। जहाज का इम्पैक्ट आइसबर्ग से साइड से होता है, इसलिए वो उससे 6 से 7 सेकंड तक घिसटता रहता है। इसकी वजह से शिप की बॉडी में पानी घुसने लगता है। कोलिजन के कुछ ही देर में कैप्टन स्मिथ और शिप आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रयूस एक जगह पर इकट्ठा होते हैं, ये देखने के लिए कि शिप में कितना डैमेज हुआ है। कैलकुलेशन लगाने के बाद यह पता चलता है कि जहाज़ तो डूब जाएगा। यह देखते ही वो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि शिप को तो अनसिंकेबल कहा जा रहा था। टाइटैनिक को अनसिंकेबल इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि उसके अंदर कुछ सेफ्टी फीचर्स थे, जैसे कि डबल बॉटम हल जहाज़ के बॉटम को कहते हैं, उसको एक लेयर से प्रोटेक्शन दी गई थी। और दूसरा सेफ्टी फीचर था कि उसके 16 अलग अलग कंपार्टमेंट्स में से अगर किसी 4 कंपार्टमेंट में पानी भी भर जाता है तो भी जहाज़ नहीं डूबेगा और लगातार तैरता रहेगा। लेकिन जहाज़ का इम्पैक्ट तो साइड से हुआ था, यानी कि जहाज़ की बॉडी से, और बॉडी पे तो सिंगल लेयर ही थी। इम्पैक्ट से ही 6 कंपार्टमेंट में पानी भर गया, यानी अब यह कंफर्म हो चुका था कि यह अनसिंकेबल शिप भी डूबने वाला है।
यह देखते हुए कैप्टन स्मिथ 12 बजे ऑर्डर देते हैं अपने क्रू को कि डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने शुरू कर दिए जाएं और आसपास कोई जहाज हो तो उसको मदद के लिए बुला लिया जाए। तभी रेडियो ऑपरेटर्स की टीम के सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स सिग्नल भेजना शुरू करते हैं और लगातार 20 मिनट तक सिग्नल भेजते हैं। तभी 12:20 पर आरएमएस कारपेथिया जहाज का रिस्पॉन्स आता है और वो टाइटैनिक की सिचुएशन उनको समझाते हैं। और आरएमएस कारपेथिया के कैप्टन उसी वक्त अपना जहाज मोड़ने का ऑर्डर देते हैं और कहते हैं कि हम टाइटैनिक के लोगों को बचाने चलेंगे। लेकिन यह जहाज टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर होता है, यानी ये अपनी टॉप स्पीड पर भी चले तो इसे टाइटैनिक तक पहुंचने में 3 से 4 घंटे लग जाएंगे और शायद टाइटैनिक के लोगों के पास इतना समय ना हो। दूसरी तरफ बाकी क्रू मेंबर्स इमरजेंसी फ्लेम्स और रॉकेट जला रहे होते हैं ताकि कोई उन्हें देखकर उनकी मदद के लिए आ जाए, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। दूसरी तरफ कैप्टन जॉन स्मिथ ऑर्डर दे देते हैं कि पैसेंजर्स को इवैक्यूएट किया जाए शिप की लाइफ बोट की मदद से। लाइफ बोट के अंदर बोर्डिंग शुरू कर दी जाती है और पहली प्रायोरिटी औरतों और बच्चों को दी जाती है। जहां तक बात करें बाकी पैसेंजर्स की, तो काफ़ी पैसेंजर्स को तो लग ही नहीं रहा होता कि शिप डूब रही है। उन्हें लगता है कि हाँ, छोटा मोटा इम्पैक्ट तो हुआ है, बट ये शिप अनसिंकेबल है, जैसा कि हमें एडवर्टाइजमेंट में कहा गया था। तभी जो पहली लाइफ बोट को उतारा जाता है, 65 लोगों की कैपेसिटी होने के बावजूद वो लाइफ बोट आधी खाली जाती है। जैसे जैसे जहाज में पानी भर रहा था वैसे वैसे जहाज ने टिल्ट होना शुरू कर दिया था और जैसे ही ये लोग ऑब्जर्व करते हैं तो एक केओस मच जाता है। तकरीबन 1 बजे के करीब जहाज का बो पानी के अंदर डूब जाता है और प्रोपेलर्स बाहर आ जाते हैं। इससे इतना ज़्यादा केओस मच जाता है और लोग लड़ने लगते हैं लाइफ बोट के अंदर बैठने के लिए। बट कुछ लोगों ने अपने भाग्य को मान लिया था और वो शिप में ही रह जाते हैं। तकरीबन 2 बजे के करीब आखिरी लाइफ बोट को समुद्र में उतारा जाता है। आई विटनेसेस के अनुसार 2:20 के करीब जहाज 2 टुकड़ों में टूट जाता है और फिर पानी में डूब जाता है। 3 घंटे भी नहीं लगते इस अनसिंकेबल शिप को डूबने में और 1500 लोगों में जिन लोगों को तैरना आता था वो पानी के अंदर हाइपोथर्मिया से अपनी जान गंवा बैठते हैं, क्योंकि पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री होता है और बाकी लोग जहाज के साथ ही डूब जाते हैं। कहा जाता है टाइटैनिक जहाज के कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ एंड तक अपने स्टीयरिंग व्हील के साथ बने रहते हैं और जहाज के साथ डूब जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया था गन से खुद को शूट करके। तकरीबन 3:30 से 4 बजे के करीब आरएमएस कारपेथिया जहाज टाइटैनिक के लोगों को बचाने पहुंचता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। वहां का नज़ारा बहुत ही खौफनाक होता है, लेकिन 705 लोग जो लाइफ बोट में निकल गए थे उनको बचा लिया जाता है और इसके बाद काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस में चेंज किए जाते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन बताने से पहले अगर मैं आपको ये बताऊं कि उस रात टाइटैनिक से सिर्फ 37 किलोमीटर की दूरी पर यह जहाज़ मौजूद था। इस जहाज़ का नाम था SS कैलिफोर्नियन और ये टाइटैनिक के लोगों को बचाने टाइम पर पहुंच सकता था। और तो और इसी जहाज ने टाइटैनिक को लास्ट आइज वार्निंग भी भेजी थी। उसके बाद इस जहाज के रेडियो ऑपरेटर अपना रेडियो ऑफ कर देते हैं और जहाज के कैप्टन ये निर्णय लेते हैं कि जहाज को आज समुद्र में रोक लिया जाए, क्योंकि इस समुद्र में बहुत आइसबर्ग है और काफ़ी खतरा। रेडियो के बंद होने की वजह से ही टाइटैनिक का डिस्ट्रेस सिग्नल SS कैलिफोर्नियन तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन जो लोग टाइटैनिक की डेक पर मौजूद थे वो लोग होराइजन में SS कैलिफोर्नियन को खड़ा हुआ देख सकते थे और उन्हें लग रहा था कि शायद ये जहाज़ हमें बचाने आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि टाइटैनिक से इमरजेंसी फ्लेम्स और रॉकेट भी छोड़े जा रहे थे ताकि आसपास कोई जहाज़ हो तो उन्हें बचाने आ जाए, और ये रॉकेट्स और फ्लेम्स क्लियरली विजिबल थे SS कैलिफोर्नियन जहाज़ से। ये कहना है उनके क्रू का। उन्होंने ये बात अपने कैप्टन स्टैनली लॉर्ड को भी बताई थी, लेकिन उन्होंने ये कह के टाल दी कि टाइटैनिक के अंदर अमीर लोग जाते हैं और ये अपनी पार्टी कर रहे हैं, तुम चिंता मत करो। अगर उस रात SS कैलिफोर्नियन के कैप्टन स्टैनली लॉर्ड ने इन रॉकेट्स और फ्लेम्स को सीरियस लिया होता तो टाइटैनिक के उन 1500 लोगों की जान बच जाती। अगले दिन जब रेडियो ऑपरेटर अपना रेडियो ऑन करते हैं तो उन्हें दिखाई देती है टाइटैनिक से भेजी गई डिस्ट्रेस कॉल,
जब वो उस लोकेशन पर पहुंचते हैं तो उन्हें सिर्फ लाशें दिखती हैं और वो खौफनाक मंजर दिखता है। इस इंसिडेंट के बाद कैप्टन स्टैनली लॉर्ड के ऊपर 2 इंक्वायरीज भी बिठाई गई, बट क्या आपको लगता है कि इसमें सिर्फ कैप्टन स्टैनली लॉर्ड की गलती थी? तो आप गलत हैं। आइए जानते हैं उन रूल्स एंड रेगुलेशन को जो इस डिज़ास्टर के बाद चेंज करे गए। पहला रूल जो चेंज करा गया वो ये था कि सफिशिएंट लाइफ बोट्स होनी चाहिए। टाइटैनिक पे सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थी जो कि सफिशिएंट नहीं थी। दूसरा रूल ये बनाया गया कि शिप के अंदर सेफ्टी ड्रिल्स को कंपलसरी कर दिया गया, क्योंकि जिस दिन टाइटैनिक का एक्सीडेंट हुआ उस दिन सुबह एक सेफ्टी ड्रिल सेशन होना था, लेकिन कैप्टन स्मिथ के कहने पर उस सेशन को कैंसिल कर दिया गया था। ब्रिटिश इंक्वायरी में ये भी पता चला कि टाइटैनिक की स्पीड भी स्लो नहीं करी गई थी इतनी सारी आइज वार्निंग मिलने के बाद भी। इसके पीछे ये थ्योरी कही जाती है कि कंपनी का प्रेशर था कैप्टन स्मिथ के ऊपर कि उन्हें टाइटैनिक का सफ़र 6 दिन में पूरा करना है, क्योंकि जोसेफ ब्रूस व्हाइट स्टार लाइन के डायरेक्टर ये दिखाना चाहते थे कि टाइटैनिक सिर्फ एक बड़ा शिप ही नहीं बल्कि सबसे तेज शिप भी है, इस जर्नी को 6 दिन में ख़त्म करके। एक टाइटैनिक के इंसिडेंट के बाद काफ़ी सारे चेंजेस हुए। 1940 में एक आइस पेट्रोल भी बनाई गई जो शिप्स को पहले ही वार्निंग दे देती थी कि आगे आइसबर्ग है, यहाँ से अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लो। टाइटैनिक के डूबने के 70 साल बाद यानी कि सितंबर 1985 को 3800 मीटर नीचे समुंदर के उसको ढूंढ लिया जाता है और उसको ढूंढते हैं रॉबर्ट बेलर्ड और साथ में उनके होते हैं एक फ्रेंच ओशियानोग्राफर लुइस मिशेल, और ये कारनामा कर दिखाते हैं। पानी के अंदर टाइटैनिक के 2 टुकड़े पाए गए और दोनों टुकड़े एक दूसरे से 600 मीटर की दूरी पर थे, और आज के दिन टाइटैनिक की शिप धीरे धीरे बैक्टीरियाज और ऑर्गेनिजम्स द्वारा ख़त्म होती जा रही है और एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 2030 तक ये पूरी शिप गायब हो जाएगी। आज के दिन टाइटैनिक के डूबने के 110 साल बाद भी लोगों के अंदर सेम फैसिनेशन है टाइटैनिक को लेके। 2012 में एक बिलियनियर स्लीव पाल ने तो एक लाइव मॉडल तक बनाने की बात करी थी और उसमें यह भी कहा था कि इसको सेम रूट पर चलाया जाएगा, बट क्योंकि उसके अंदर कोई फीचर्स नहीं थे तो लोगों ने उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, बिकॉज उस टाइम की टाइटैनिक में ना तो वाईफाई था और ना ही टीवी। तो इससे ये पता चलता है कि टाइटैनिक को जब भी याद करा जाएगा तो एक डिज़ास्टर के रूप में याद करा जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो का अंत होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। तब तक के लिए बाय बाय।